अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने बर्नौली इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी। बर्नौलीज इक्वेशन की जो है बेसिकली स्टेटमेंट वो ये थी, p प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल टू है कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास थी बर्नौलीज इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म। आज हमने उससे आगे जो है कंटिन्यू करना है। बर्नौलीज इक्वेशन की हम जो है एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट, इन तीनों चीज़ों को ये आपस में रिलेट करती है। ठीक है, प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन यहाँ पे इसके ज़रिए हम बनाते हैं। तो हमारा जो आज की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, वो है आपके पास टॉर्सलिस थ्योरम। अब ये टॉर्सलिस थ्योरम क्या होता है, पहले उसने इसको ज़रा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो हम देखते हैं। Speed of a flux is equal to the velocity gained by the fluid in falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट ये कहती है कि जितनी हाइट फ्लूइड जो है वो कवर करेगा, उतनी ही वो वेलोसिटी या उतनी ही वो स्पीड जो है वो गेन करेगा। तो जितनी ज़्यादा हाइट से फ्लूइड को हम फॉल करवाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी नीचे पहुंचने पर। ये जो है थ्योरम, इसे हम टॉर्सलिस थ्योरम कहते हैं। अब इसकी जो डेरिवेशन है और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसकी तरफ चलते हैं। कहते हैं कंसीडर अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैविंग अ स्मॉल होल एट इट साइड। तो हमारे पास एक टैंक है बड़ा सा और उसकी साइड पे एक होल है, एज शोन इन द फिगर। वी विल कैलकुलेट द स्पीड विद इन विद विच द फ्लूइड फ्लोज आउट ऑफ दैट होल। कहते हैं जितनी स्पीड के साथ फ्लूइड उस होल से बाहर आएगा, हमने वो जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिक आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। नीचे इसकी डायग्राम भी है, तो पहले एक नज़र हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से है, ये देखें, ये इसकी डायग्राम है। इसमें आपके पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये लिक्विड फील्ड है सारा, ये सारा हमारे पास इसके अंदर लिक्विड फील्ड है। और ये जो लिक्विड है इस होल से बाहर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस होल के ज़रिए लिक्विड जो है यहाँ से बाहर को फ्लो कर रहा है। अब ये जो वेलोसिटी गेन करेगा फ्लूइड, जिस वेलोसिटी से यहाँ से बाहर आएगा, वो हमने कैलकुलेट करनी है। और ये वेलोसिटी डिपेंड करेगी इस हाइट के ऊपर। ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, यानी कितना वो डिस्टेंस कवर करके आ रहा है फ्लूइड, कितनी वो हाइट से नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये वेलोसिटी होगी। और ये लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा और इस प्रोसेस को हम एफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, लिक्विड का किसी होल से बाहर आना, इस प्रोसेस को हम फ्लेक्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये उसने ए वाला पॉइंट लिया हुआ है, और ये जो ए वाला पॉइंट है, यहाँ से होल है और लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये आपकी फिगर है। हाइट कुछ इसने यहाँ पे दी हुई है। कहता है आपके पास ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरे कंटेनर की ये जो हाइट है, इसको उसने h1 कहा हुआ है। और ये जो इतनी सी हाइट है, ठीक है, ये जो ये वाली हाइट है, ये हमारे पास h2 के इक्वल है। तो फिर ये जो बाकी बचेगी ये h1 माइनस h2 होगी, क्योंकि ये टोटल हाइट h1 है, ये टोटल हाइट h1 है हमारे पास। इसमें से माइनस करना है आपने ये जो हाइट है, इतनी हाइट को इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, जब इतनी हाइट को इसमें से माइनस कर देंगे, तो पीछे जो बचेगी, पीछे आपके पास जो ये वाली हाइट बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है ये h1 माइनस h2 के इक्वल होगी। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे फिगर है। फिगर को एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड है, और वो होल ए से जो है वहाँ से बाहर निकल रहा है फ्लूइड। और वो जो बाहर आ रहा है फ्लूइड, इफ़ अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर तो ये होल जो है, ये जिस होल की हम बात कर रहे हैं, ये जो होल है जो हमने यहाँ पे किया हुआ है कंटेनर के नीचे, यहाँ पे जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है, कहता है अगर तो ये होल स्मॉल होगा तो फिर यहाँ से काफ़ी स्पीड से फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा। और जो स्पीड है फ्लूइड की नीचे मूव करने की, v1 है, यानी ये जो फ्लूइड यहाँ से नीचे जा रहा है इसकी जो स्पीड है v1 है। और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड बाहर जा रहा है यहाँ से, उसकी जो वेलोसिटी है ये v2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो कहता है कि v1 जो है वो बहुत कम है
फ्लूइड के नीचे आने की वेलोसिटी, जो उसका लेवल नीचे आ रहा है फ्लूइड का, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, जबकि इस होल से बाहर जाने की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये डिपेंड करती है इस होल के ऊपर, जितना होल छोटा होगा उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा से फ्लूइड वहाँ से बाहर जाएगा। अब हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन क्या लगानी है कि V1 की वैल्यू मैंने बताया जैसे कि बहुत स्मॉल है, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ले लेते हैं। और अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर। ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक जो लिक्विड यहाँ पे है इस हाइट के ऊपर, H1 हाइट के ऊपर, और एक ये दूसरा पॉइंट ये है, तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है इनके ऊपर हम जो है बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो V1 है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की हाइट है वो H1 है। ये आ गया। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ से फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो P2 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो V2 होगी, और यहाँ पे जो हाइट है उसको हम H2 ले रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया इस तरह से। अब आपने जो है जो अजम्पशन हमने ऊपर लगाई थी उसको अप्लाई कर देना है। एक तो ये है कि V1 ज़ीरो है, ये वाली टर्म जो है बेसिकली ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद ये जो प्रेशर है P1 और P2 ये दोनों सेम है, क्योंकि प्रेशर यहाँ से एटमॉस्फेयर लगा रहा है, यहाँ से भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ से भी लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और ये दोनों जो प्रेशर हैं ये इक्वल हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इनकी वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए P1 और P2 जो है वो P के इक्वल आ जाएंगे, सेम क्वांटिटी है, तो उनको हम एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। तो P1 की जगह जो है यहाँ पे P आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, तो इस ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद ये रो H1 आ गया, और सेकंड जो है यहाँ पे P2 की जगह भी P आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रेशर इक्वल हैं, और बाकी ये दोनों टर्म जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये दो टर्म्स रह गई, और राइट साइड पे ये सारी टर्म्स आ गई इस तरह से। अब आपने जो है ये जो P है ये भी P से कट हो जाएगा, ये जो P है उधर जाके माइनस होगा, ये P से कट हो जाएगा, तो आपके पास पीछे ये टर्म्स रह जाएंगी। अब यहाँ से देखें, ये जो है इसमें से दो टर्म जो H1 वाली और H2 वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो H2 वाली टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी, और आपके पास फिर ये जो टर्म है ये रह जाएगी एक साइड पे, और बाकी ये जो दोनों टर्म है H1 और H2 वाली ये एक साइड पे इकट्ठी आ जाएंगी। और यहाँ से आप रो जो है वो भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि सभी टर्म्स के अंदर रो है डेंसिटी, तो रो जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास फिर ये इक्वेशन आ जाएगी V स्क्वेयर, और ये जो 1/2 है इसका जो 2 डिनोमिनेटर में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना अब यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ से V स्क्वेयर का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो V स्क्वेयर का फॉर्मूला ये बन गया, V स्क्वेयर इज इक्वल टू है V2 स्क्वेयर, सॉरी V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू है 2G H1 माइनस H2। अब हमें V2 स्क्वेयर नहीं चाहिए था, हमें V2 चाहिए था। तो इसको हम फर्दर जो है दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जिससे हमारा जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा V2, और राइट साइड पे ये टर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बेसिकली टॉर्सलिस थ्योरम की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के ज़रिए ये यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द होल, इसकी हम वेलोसिटी जो है V2 वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ हमें H1 माइनस H2 चाहिए, यानी वो जो हाइट है, जो हाइट कवर की है। अब ये H1 माइनस H2 क्या है, बेसिकली ये हमारी हाइट है जो फ्लूइड ने यहाँ से यहाँ तक कवर की है। तो अगर ये हमें हाइट का पता है, इस हाइट की वैल्यू हमें पता है H1 माइनस H2 की, तो ये जो वेलोसिटी होगी इस होल से फ्लूइड की बाहर जाने की वेलोसिटी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है बच्चे हमारा टॉर्सलिस थ्योरम। तो यहीं तक है इसका, ये आपने जो है यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे नेक्स्ट जो है एक जो हमारे पास नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन बर्नौलीज इक्वेशन की, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिलेशन है बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो ये रिलेशन जो है हमने ये बनाना है कि प्रेशर जो होता है उसका, और जो आपके पास स्पीड होती है V, उसका आपस में रिलेशन बनाना है। द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई, यानी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो ये इनका सिंपल रिलेशन है।
इसी तरह से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेज प्रेशर विल बी डिक्रीजेज, दे आर बोथ इन्वर्सली रिलेटेड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसको एक्सप्लेन करता है वो, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। कहता है कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डिफरेंट एरिया क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड फ्लोज थ्रू द पाइप एज शोन इन फिगर। तो फिगर की तरफ चलते हैं अब। तो आपके पास कहता है एक पाइप है, उसके अंदर से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पाइप है, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो अब ये जो पाइप है आपके पास, इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज़ हैं। इसमें देखें, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे ये A1 है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें पाइप जो है वो नैरो हो गया, तो यहाँ पे एरिया जो है वो कम है। तो ये डिफरेंट इसके एरियाज़ हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब उसने यहाँ पे किया क्या हुआ है, यहाँ पे ना प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए उसने यहाँ पे मीटर लगाए हुए हैं। तो 1 मीटर जो है उसने इस पॉइंट के ऊपर लगाया, ए के ऊपर, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। और 1 मीटर उसने यहाँ पे बी वाले पॉइंट के ऊपर लगाया है, जहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। तो ये जो मीटर है हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे कहते हैं द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन नैरो पार्ट ऑफ द पाइप इज़ फास्टर। ठीक है, कहते हैं जब आपका फ्लूइड यहाँ पे पहुँचेगा, फ्लूइड फ्लो करके ये बी वाले पॉइंट पे पहुँचेगा, तो ये क्योंकि नैरो पॉइंट है, यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए एंड सी। तो ए और सी की बजाय ये जो बी वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी। बिकॉज द पाइप इज हॉरिजॉन्टल सो देयर इज़ नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर इसके ऊपर हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएं एट पॉइंट बी, तो फिर आपके पास जो है बी और सी के दरमियान उसने लगाया हुआ, यहाँ पे बी सी के दरमियान लगा दें या बी ए के दरमियान लगा दें, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो सी वाला पॉइंट है ये बिल्कुल ए वाले पॉइंट के इक्वल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बाकी सारी चीज़ें इसकी वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन लगा देनी है। तो ये हमारे पास आ गया P1 V1 और H1, ये सपोज कर लें ये वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, ठीक है। इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन की वैल्यू प्रेशर की P1 आ जाएगी, वेलोसिटी की V1 और हाइट यहाँ पे H1 है। उसके बाद जो बी वाला पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू P2 ले लेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी V2 ले लेंगे, और यहाँ पे जो हाइट है वो H2 ले लेंगे बी वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए फिर जो बर्नौलीज इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। अभी हमने कहा कि हाइट जो है वो सेम है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो एच जो है वो दोनों साइडों पे आ जाएगा, ठीक है, H1 और H2 दोनों एच के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास ये टर्म तो कट जाएंगी। जब ये दोनों टर्म कट गई तो पीछे लेफ्ट साइड पे ये वाली टर्म रहेगी और राइट साइड पे ये वाली टर्म रहेगी, ये दो टर्म्स हमारे पास रह गई। अब ये वाली जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। नो सब्सटीट्यूटिंग कहता है सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पुट करें, उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने यहाँ पे मीटर्स लगाए हुए हैं और उनके ज़रिए उसने वेलोसिटी को मेजर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसने ये मीटर लगाया हुआ है, तो इन मीटर्स के जरिए उसने वेलोसिटी को मेजर किया। तो कहता है V1 की वैल्यू जो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आती है 0.2 मीटर पर सेकेंड, और V2 की वैल्यू जो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है बी वाले पॉइंट की, उसकी जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड आती है। यानी V2 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी को हमने ले लिया हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट। तो और उसकी वैल्यू जो है वाटर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और वो बेसिकली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है वाटर की जो डेंसिटी होती है। तो फिर अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, V1 और डेंसिटी की वैल्यू और V2 और डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब ये इक्वेशन क्या बताती है, ठीक है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना ना आपने यहाँ पे। तो इक्वेशन में आ जाएगा P1 लेफ़्ट साइड पे P1 आ जाएगा, बाकी ये जो पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे, ये टर्म तो जो दे ये आपस में जो यहाँ पे करनी होंगी, बेसिकली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 डेंसिटी की वैल्यू 1000 पुट करें, फिर V1 की वैल्यू पुट करें, फिर यहाँ पे 1/2 डेंसिटी की वैल्यू 1000 और V2 की वैल्यूज़ पुट करी, ये वैल्यूज़ गिवन है सारी।
तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू है 1980। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। P1 की वैल्यू P2 से कैसे ज़्यादा होगी? देखें, अगर मैं P2 को उधर ले जाऊं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, P2 साइड पे चला जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा 980। तो इसका मतलब कि P2 की वैल्यू सपोज करें पहले कुछ कोई भी वैल्यू थी, कम वैल्यू थी, और उसमें जब ये वाली टर्म ऐड करते हैं तो फिर वो P1 के इक्वल आता है। ठीक है, इसका मतलब जो P2 है उसकी वैल्यू कम है, P2 की वैल्यू स्मॉल है, उसमें जब ये फैक्टर ऐड करेंगे तो तब वो P1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से फिर हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि P1 वाले पॉइंट के ऊपर आपकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और P2 वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा। अब ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकल आया। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है, इसको ज़रा अगर हम यहाँ पे ऊपर फिगर के ऊपर दोबारा से ज़रा इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे ए वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू जो थी वो कम थी और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वैल्यू प्रेशर की जो है वो ज़्यादा है। ठीक, दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर हम जाएं, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये जो बी वाला पॉइंट है यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है बी वाले पॉइंट के ऊपर क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, और यहाँ पे फिर जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया, वो कम हो गया। और यही हमारा जो है रिलेशन है कि प्रेशर और बेसिकली जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बी वाले पॉइंट के ऊपर क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सेकंड जो रिलेशन, जो सेकंड एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, वो ये है कि प्रेशर का हमें हमारे रिलेशन आ जाता है। अब ये जो है इस फिनोमेना को हम बहुत सी जगह पे इसकी एप्लीकेशन है, जैसे आपके पास जो एरोप्लेन का विंग होता है, ठीक है, एरोप्लेन का जो विंग होता है वो एरोप्लेन को उड़ने में मदद करता है बेसिकली। उसके जो पर होते हैं एरोप्लेन के, विंग्स जो होते हैं वो एरोप्लेन को उड़ाते हैं। अब वो कैसे एरोप्लेन को उड़ा रहे होते हैं वो यहाँ पे उसने बताया हुआ है। तो विंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि ऊपर वाली साइड पे इस तरह एक कर्व होता है। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे इस तरह से एक कर्व होता है, और ये जो कर्व होता है, कर्व होने की वजह से यहाँ पे जो एयर की लाइंस हैं, ये जो स्टीम लाइंस है ये करीब आ जाती हैं, और नीचे वाली साइड जो है तकरीबन वो प्लेन होती है। तो यहाँ पे ये लाइंस है जी दूर होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, स्टीम लाइन एक दूसरे से दूर होती हैं। तो ऊपर बेसिकली जो है वेलोसिटी, ठीक है, एयर जो है जब करीब करीब गुजरती, पार्टिकल करीब करीब होते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऊपर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऊपर जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा होती है विंग की ऊपर वाली साइड पे, और वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और विंग की जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे विंग की नीचे वाली साइड के ऊपर वेलोसिटी जो है वो कम होती है, वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो विंग के नीचे जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर जो है वो प्रेशर कम होता है। तो इसलिए फिर जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वो प्लेन जो है वो मूव कर रहा होता है। तो विंग के नीचे जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर उसको लिफ्ट करती है, ऊपर उसको ऊपर उठाती है, तो जिसकी वजह से एरोप्लेन को लिफ्ट मिलती है और वो ऊपर को मूव करता है, और प्लेन जो है वो हवा में इस तरह से मूव कर सकता है। तो बेसिकली ये जो है ये इसकी एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की ही, प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशन से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यही उसने यहाँ पे ये साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो यही कहता है बॉल के लिए भी है, अगर आपके पास एक टेनिस बॉल है और वो स्पिन कर रही है, तो जब वो स्पिन कर रही होगी यहाँ पे इस तरह से, तो क्या होगा, एक साइड पे एयर की जो स्टीम लाइंस है वो क्लोज आ जाएंगी। जहाँ पे स्टीम लाइन क्लोज आ जाएंगी यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इस साइड पे। और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है वो कम होगी क्योंकि स्टीम लाइन जो है एयर की वो एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो बेसिकली ज़्यादा होगा। तो बॉल की एक साइड पे प्रेशर कम हो गया, दूसरी साइड पे ज़्यादा हो गया, तो इस तरह वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वो जो है वो स्विंग कर जाएगी, यानी वो इस डायरेक्शन में इस तरह से स्विंग कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो बॉलर जो बॉलिंग करते हैं वो इसीलिए एक साइड से शाइन भी कर रहे होते हैं बॉल को, ताकि वो एक साइड को स्विंग करे, और उसको घुमाते भी हैं ताकि वो उसकी जो रोटेशन है उसकी वजह से उसके अंदर भी स्विंग आए। तो बॉल में भी जो स्विंग आ रहा होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है बॉल के, एक साइड पे प्रेशर कम होता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड को इस तरह से स्विंग कर जाती है। तो ये जो है ये भी बेसिकली इसी एप्लीकेशन से इसको हम समझ सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो है एप्लीकेशन होगी। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है
जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। जी बच्चे, लास्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है वेंट्री रिलेशन। और ये वेंट्री रिलेशन जो है ये वेंट्री मीटर में भी यूज़ होता है। तो ये हमारे पास जो वेंट्री रिलेशन है ये वेंट्री मीटर में भी यूज़ होता है। और ये वेंट्री मीटर जो होता है बेसिकली ये डिवाइस होती है जो कि स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो को मेजर करती है। तो वेंट्री रिलेशन या ये जो वेंट्री मीटर है, अब इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो पहले इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो ये आपने याद रखना है वेंट्री मीटर क्या कौन सी डिवाइस है। वेंट्री मीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो स्पीड ऑफ फ्लूइड को, यानी फ्लूइड कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है वो हमें बताएगी, उसकी स्पीड को मेजर करेगी। कंसिडर पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन फिगर, द बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो उसी तरह से हमने पाइप ले लिया फिर से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिफरेंट है। तो ये आपके पास फिगर में पाइप आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे पाइप आ गया। तो इसका यहाँ पे एरिया जो है ये ज़्यादा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम है। तो इस एरिया को A1 कह रहे हैं, इस एरिया को A2 कह रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है A1 वाली पॉइंट पे वो V1 है, और जो A2 वाले पॉइंट पे वो V2 है। ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है, और दूसरे पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो P2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल पाइप है। अब इसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का जो पाइप है इसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। तो पहले इस पॉइंट के ऊपर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे जहाँ पे एरिया ज़्यादा है। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वेयर प्लस रो H1। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन आ गई इस पॉइंट के लिए। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर P2 आ जाएगा, वेलोसिटी V2 और रो जी H2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके लिए। अब कुछ उसने एजम्पशंस लिए हैं, कहता है क्योंकि H1 और H2 इक्वल हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप है वो तकरीबन इक्वल हैं, तो इसलिए ये जो टर्म है ये रो जी एच ही आ जाएगी दोनों साइडों पे। और ये टर्म क्योंकि दोनों साइडों पे सेम है तो ये कट हो जाएगी। ठीक है, H1 भी H के इक्वल है और H2 भी H के इक्वल है। तो जब रो जी एच लेफ्ट साइड पे भी है राइट साइड पे भी वो कट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास ये टर्म बच जाएगी यहाँ पे, और राइट साइड पे ये दो टर्म्स बच जाएंगी। अब आपने करना क्या है कि प्रेशर वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, यानी ये जो P2 की वैल्यू है इसको उधर ले जाएं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे आ गया P1 माइनस P2, और राइट साइड पे आपके पास ये बन गया रिलेशन। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है तो वहाँ पे कह रहे हैं एज द क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज स्मॉल एज कम्पेयर टू एरिया A1, देन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास जो V1 है उसकी वैल्यू कहता है बहुत स्मॉल होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगी। तो V1 जो वेलोसिटी वो बहुत स्मॉल होगी और वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ले लेंगे। तो जब V1 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो फिर आपकी ये वाली टर्म जो है ये वाली ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो पीछे सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। तो इक्वेशन 1 जो फिर हमारे पास है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी ये। तो लेफ्ट साइड पे P1 माइनस P2 आ गया, ये वाली टर्म मैंने बताया कि ज़ीरो हो गई, तो आपके पास राइट साइड पे सिर्फ ये टर्म आ गई। अब यहाँ से हम ये V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये जो वेलोसिटी है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है इसको वेंट्री रिलेशन कहते हैं। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके दे रहा है प्रेशर डिफरेंस के ज़रिए। यानी अगर हम ये प्रेशर डिफरेंस निकाल लें, अगर हमें ये प्रेशर डिफरेंस पता है P1 और P2 के दरमियान, तो उसके ज़रिए फिर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी तो हमें पता होती है फ्लूइड की, डेंसिटी तो हर फ्लूइड के हमें तकरीबन गिवन होती है वैल्यूज़, तो डेंसिटी जो है वो हमें पता होती है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के ज़रिए फिर हम वेलोसिटी जो है फ्लूइड की या स्पीड जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये काम हम करते हैं वेंट्री रिलेशन के ज़रिए। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो तीनों एप्लीकेशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जी तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे पहला है हमारे पास ये है 6.1, जो स्मार्ट सिलेबस में है, सिर्फ वही हमने करने हैं।
6.1 को देखते हैं, कहते हैं एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। तो देखिए कितनी बार बोर्ड के पेपर में आया, कोई 10-12 बार ही बोर्ड के पेपर में आ चुका है। विस्कोसिटी क्या होती है? तो इसको हमने डिफाइन किया था, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड viscosity. Substance that do not flow easily, such as thick tar and honey, has large coefficient of viscosity. और जो coefficient of viscosity होती है इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। और इसका हमने टेबल भी पढ़ा था जिसमें इसकी वैल्यूज़ गिवन थी। तो ये है 6.1, विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपने बता देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड है, कहता है व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है? व्हाट आर द फैक्टर अपॉन विच द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू अ लिक्विड डिपेंड्स। ये ड्रैग फोर्स बताएं, और बताएं अगर एक सफेरिकल ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर से, लिक्विड के अंदर से, तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहले ड्रैग फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन उसने यहाँ पे इसकी डिस्कस की हुई है। तो ड्रैग फोर्स की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो आपके पास जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास ये आ गया, द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर से मूव करता है तो उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लगती है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, एंड ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद स्पीड थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। और ये जो ड्रैग फोर्स होती है, कहता है वो स्टोक्स लॉ के जरिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला स्टोक्स लॉ का ये है 6π/ईटा/वी आर। तो देखिए ये जो फोर्स है एक तो आर के ऊपर डिपेंड करिए, रेडियस के ऊपर, और दूसरा ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करिए। तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो रेडियस ऑफ द स्फीयर और दूसरा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और तीसरा बेसिकली ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, वो इसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगी। ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया इसका आंसर। तो 6.2 का ये आंसर आ गया। अब 6.3 की तरफ चलते हैं। तो 6.3 में हमारे पास उन्होंने पूछा हुआ है, फॉग ड्रॉपलेट है, वाई फॉग ड्रॉपलेट अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। यानी जो फॉग का ड्रॉपलेट होता है वो एयर में रुका हुआ, एयर में मौलक क्यों दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे वो रुका हुआ, मूव नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ये है कि देखें, आपने पढ़ा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल करता है नीचे को, तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रही होती है, एक तो उसका वेट होता है और एक अपवर्ड जो है उसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग फोर्स लग रही होती है। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाती हैं, अपवर्ड ड्रैग फोर्स, ठीक है, और डाउनवर्ड उसका वेट, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, तो वो फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी कहा था। तो अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और वो जो टर्मिनल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला ये है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बेसिकली मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो क्योंकि वेट बहुत कम है, मैस बहुत कम है ड्रॉपलेट का, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होगी, और जिसकी वजह से वो हमें रुका हुआ दिखाई देगा। यानी वो मूव तो कर रहा है लेकिन इतनी कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कि हमें लग रहा है जैसे वो रुका हुआ है। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी और बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसलिए वो वहाँ पे सस्पेंडेड दिखाई देता है। तो ये आपने टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ से आपने इसको ये इसी इक्वेशन से निकाला है कि ड्रैग फोर्स जो है वो वेट की इक्वल होती है, और ड्रैग फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वेट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का ये रिलेशन आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, और मैस बहुत कम है तो इसलिए वो बहुत ही स्लो मूव करेगा और ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पे वो रुका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट 6.4। 6.4 में कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये आपने डिफरेंस जो है ये डिस्कस किए हुए हमने, तो वो सारे आपने जो यहाँ पे लिख देने हैं। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली जो लैमिनर फ्लो होता है वो स्टीम लाइंस स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है, उसमें ड्रॉपलेट एक लाइन के ऊपर मूव करते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो अनस्टेडी फ्लो होता है, उसमें ड्रॉपलेट रैंडमली मूव करे। तो वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट जो है 6.8। तो 6.8 में कहता है टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर। एक्सप्लेन करें इसको। कहता है दो बोट्स हैं वो पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के,
तो वो एक दूसरे की तरफ पुल क्यों हो जाती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाती हैं, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली दो इस तरह से सपोज करें जी बोर्ड्स हैं, एक हमारे पास बोर्ड जो है वो ए है और दूसरी जो बोर्ड है वो हमारे पास बी है, ठीक है, ये दो हमारे पास बोर्ड्स हैं। तो जो कहता है जब ये दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ ये पुल हो जाती हैं। तो ये क्यों इस तरह से होता है ये आपने यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके आंसर को यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो आंसर में वो बताता है कि व्हेन टू रो बोट्स आर मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन द वाटर बिटवीन द बोट्स हैज़ ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर टू वाटर आउट, ठीक है, ऑन द आउटर साइड्स। एज अ रिजल्ट pressure of the water between the boats is reduced and its velocity is larger, greater, and greater pressure on the other side या outer sides of the boats push the boats towards each other। तो इस वजह से वो एक दूसरे की तरफ पुश हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अभी जो मैंने फिगर बनाई थी, आपके पास अगर ये दो बोट्स हैं इस तरह से, ये ए वाली बोट है और यहाँ पे ये दूसरी जो है ये बी वाली बोट है, ठीक है, ये दूसरी हमारे पास यहाँ पे बी वाली बोट है। तो आपको पता है कि जो आपके पास यहाँ पे तो अब ये जो बोट्स हैं इनके दरमियान में जो है पानी है यहाँ पे। तो कहता है दरमियान में जो वाटर है उसकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के करीब होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है दरमियान में, और दरमियान में जो प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है, दरमियान में प्रेशर कम होता है। अब दरमियान में जब प्रेशर कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो साइडों पे प्रेशर जो है वो बेसिकली जो साइड्स हैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो साइडों पे वाटर है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की लेयर एक दूसरे से दूर दूर होंगी, यहाँ पे वाटर की जो लेयर्स हैं इस तरह एक दूसरे से दूर दूर होंगी, तो साइडों पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तब क्योंकि साइड्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो बोट्स हैं एक दूसरे की तरफ यहाँ पे एक दूसरे की तरफ वो यहाँ पे पुल हो रही होती हैं, ठीक है, ये जो बोट्स हैं एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो ये आपने बताना है कि साइडों पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये फिनोमेना जो है ये अकर करता है। ये हमारे पास है। उसके बाद इसी तरह से मिलता जुलता है, कहता है कि आपके पास एक्सप्लेन हाउ द स्पिन स्विंग इज़ प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। तो अभी हमने पीछे इसको डिस्कस भी किया कि बॉल में कैसे जो है वो स्विंग प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली बॉल की अगर एक साइड रफ हो तो उस साइड पे एयर की स्पीड लो होती है, वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, और एक साइड शाइनी हो तो वहाँ पे स्पीड जो है एयर की ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। तो एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी साइड पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ जो बॉल है वो मूव करेगी। तो ये हमने पीछे अभी इसको डिस्कस किया है, उसको आपने रिपीट कर लेना। उसके बाद 6.10 है। 6.10 में आपको कह रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर यूजिंग द बर्नौलीज प्रिंसिपल, कि आपके पास जो कार्बोरेटर होता है उसकी वर्किंग बताएं। अच्छा, कार्बोरेटर क्या होता है? ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूल को और एयर को मिक्स करके इंजन में भेजता है, ठीक है, ये बाइक्स में भी लगा होता है, गाड़ियों में भी लगा होता है। एक साइड से एयर आ रही होती है आपकी, ठीक है, यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से ये फ्यूल आ रहा होता है, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स होकर यहाँ आगे इंजन में जा रहे होते हैं, आगे यहाँ पे इंजन लगा होता है यहाँ पे। तो कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल को मिक्स करके इंजन में भेजना। अभी कैसे काम करता है? द कार्बोरेटर ऑफ अ कार यूजेज अ वेंट्री डक्ट टू फीड द करेक्ट, ठीक है, टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर। सिलेंडर यानी इंजन को जो होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक वेंट्री डक्ट लगी होती है, यानी यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा होता है जो आगे पेट्रोल के टैंक के साथ जाके अटैच होता है। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट and along the pipe to the cylinder. A tiny inlet at the side of the duct is fed with petrol. The air through the duct move very fast, creating a low pressure in the duct, which draws petrol vapors into the stream that goes to the cylinder। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है। तो कहता है कि एयर जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो एयर तेज़ी से मूव कर रही है। तो क्योंकि एयर की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे डक्ट है इसके अंदर प्रेशर लो हो जाता है। अब प्रेशर यहाँ पे लो है और इधर ये हमारा फ्यूल पड़ा हुआ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो इस साइड पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है
और यहाँ पे जो प्रेशर जो है यहाँ पे, वो प्रेशर यहाँ पे कम है, तो फिर फ्यूल जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करता है और यहाँ पे आके एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्यूल मूव करेगा और यहाँ से एयर के साथ मिक्स होके, तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो आपके आगे इंजन को फीड हो जाएगा और इंजन जो है फिर उसको बर्न करेगा, क्योंकि एयर फ्यूल की बर्निंग के लिए उसमें एयर और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास फिर वो जो कार्बोरेटर उसकी वर्किंग हमने बता दी। तो ये बेसिकली बर्नौलीज़ की जो इक्वेशन का प्रिंसिपल है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी जहाँ पे कम होगी, और वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, ये उसके ऊपर ये जो है ये बिलोंग करता है। तो इस तरह से ये कार्बोरेटर की वर्किंग है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।